Hello friends, welcome to our YouTube channel Algo Guru. आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए हमने बनाई है जो जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जनरली 3 तरह की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में की जाती है: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि आम आदमी जो एक 9 से 5 की जॉब करता है, उसके पास ना तो ज़्यादा टाइम होता है, ना ही उसके पास इतना पैसा होता है कि वह इंट्राडे या इन्वेस्टमेंट कर सके। इसलिए उसके सामने एक अलग से बिजनेस के रूप में एक ट्रेडिंग का जो तरीका है वह सामने आता है, जो है स्विंग ट्रेडिंग। वह मार्केट में रहते हुए सिर्फ एक तरह की ट्रेडिंग कर सकता है, स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि इसके अंदर वे सारे क्राइटेरिया आम आदमी से मैच होते हैं जो कि इसके लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वह ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाता और अटेंशन भी नहीं दे पाता, जो कि स्विंग ट्रेडिंग में बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कंपाउंडिंग के मैजिक की, जिसकी वजह से कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। तो इसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं, जिसकी वजह से यह पैसा टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है और एक चमत्कारी रूप से एक छोटा सा पैसा एक बहुत बड़े अमाउंट में तब्दील हो जाता है। इसका कंसेप्ट सिंपल सा है। इसके अंदर जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है और इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता रहता है, और अगर हम इसको विड्रॉ नहीं करते हैं तो वह पैसा एक बहुत बड़े अमाउंट में चेंज हो जाता है, जो कि किसी भी बिजनेस के अंदर पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्विंग ट्रेडिंग। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर स्विंग ट्रेडिंग को इफेक्ट करते हैं। इसमें आता है रिसर्च अच्छी है तो हमारे स्टॉक अच्छा काम करेंगे और अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ही देखना होता है। उसकी एनुअल और क्वार्टर रिपोर्ट देख के हमें इसके बारे में पता चल जाता है कि उसके रिजल्ट कैसे रहने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट, कि हमें कितना किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, यह हम डिसाइड करते हैं अपने एनालिसिस से। अगर कोई स्टॉक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो उसके अंदर हम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और कम इन्वेस्ट करते हैं उस स्टॉक में जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। और लास्ट पॉइंट है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट के सेंटिमेंट डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर एकदम से कोई न्यूज़ मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट के अंदर हमारे स्टॉक्स होते हैं उनकी वैल्यू घट जाती है। अगर मार्केट के अंदर कोई अच्छी खबर आ जाती है तो उसकी वजह से मार्केट एकदम से ऊपर चली जाती है, हमारे मार्केट के अंदर स्टॉक्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इन मार्केट के सेंटिमेंट्स की हम स्टडी नहीं कर सकते, यह हमारे नॉलेज से परे है, क्योंकि इसके बारे में हम किसी को भी जानकारी नहीं होती, क्योंकि न्यूज़ का फैक्टर होता है वह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आइए दोस्तों, अब कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं एसआईपी की मदद से। एसआईपी के अंदर हम अपना मंथली इन्वेस्टमेंट डाल दिया है। हम मंथली 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने 10,000 रुपये डाल दिया है और एनुअल रेट ऑफ रिटर्न हमने 10% का लिया है, जो कि बहुत ही कम है, मिनिमम है दोस्तों इतना। और हमने टाइम पीरियड लिया है 20 ईयर्स का। हम इसके अंदर 20 ईयर्स का टाइम पीरियड ले लेते हैं। हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है दोस्तों 24 लाख रुपए आता है, जो कि 20 साल का है। वह हमारा 52 लाख रुपए रिटर्न दे चुका है। सोचिए दोस्तों, डबल से भी ज़्यादा का करीब करीब तीन गुना रिटर्न इसने दे दिया है। अगर हम मंथली इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करते हैं, अगर हम मंथली इन्वेस्टमेंट को 10,000 ही रखते हैं, सिर्फ हम रेट ऑफ रिटर्न को 10 की जगह 12% कर देते हैं, जो कि एवरेज है, नॉर्मल है दोस्तों, और टाइम पीरियड को 20 ईयर्स ही रखते हैं। अगर हम टाइम पीरियड को 20 ईयर्स ही रखते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट तो हमारी 24 लाख ही है, लेकिन जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वह करीब दोस्तों 75 लाख रुपए हो गया है, और जो टोटल अमाउंट 1 करोड़ तक पहुंच गया है। दोस्तों, यह बहुत बड़ा अमाउंट है। अब दोस्तों, हम टाइम पीरियड को अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम बढ़ा के 40 ईयर्स कर देते हैं। अगर पूरे जीवन में एक आदमी पैसा कमाता है, वह 10,000 रुपये लगाता है 40 साल तक, 48 लाख रुपए इन्वेस्ट करके वह 12 करोड़ रुपए, 11 करोड़ 88 लाख रुपए बना सकता है, सिर्फ नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि सिर्फ 12% का है।
अगर हम बात करें एक लमसम अमाउंट की, अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पे 1 लाख रुपए लगाते हैं और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लेते हैं सिर्फ 10% का, 40 साल के लिए हम लगा के इसको छोड़ देते हैं। दोस्तों 40 साल के लिए एक बार हम इसको 20 ईयर्स के लिए लगाते हैं। हम इसको पहले 20 साल के लिए देखते हैं। हमारा जो 1 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है वह 5 से 6 गुना के बीच में है। यह 5,72,000 रुपये इसमें रिटर्न दे चुका है। अगर हम इसकी वैलिडिटी बढ़ाकर 40 ईयर्स तक कर देते हैं, हम बात कर रहे हैं लमसम अमाउंट की, और हमने सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो यह 45 लाख हो जाता है। अगर थोड़ा सा चेंज इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट में किया जाए, अगर हम आज 5 लाख रुपए लगा देते हैं, देखिए दोस्तों, अगर हम 5 लाख रुपए लगाते हैं सिर्फ 10% रिटर्न से, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 5 लाख बनता है और रिटर्न आता है दोस्तों 2.5 करोड़ के करीब। सवा 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 26 लाख रुपए बन चुके हैं, जो कि अपने आप के अंदर एक बहुत अच्छा अमाउंट है। अब इसके अंदर हम टोटल इन्वेस्टमेंट को 5 लाख रखें और रिटर्न को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको एवरेज कर देते हैं, जो 12% एवरेज है एवरेज कर देते हैं, तो हमारा जो रिटर्न है वह 4 करोड़ 65 लाख रुपए हो गया है, जो कि जिसके सामने इन्वेस्टमेंट अमाउंट 0 के बराबर है। मतलब 5 लाख रुपए लगा के हम 4 करोड़ 65 लाख रुपए बना सकते हैं सिर्फ नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और 40 साल में, जो कि एक आदमी की पूरा ज़िंदगी होती है। 40 साल के अंदर वह एक जॉब करने वाला आदमी अगर आज से शुरू करे तो 5 लाख से वह 4 करोड़ 65 लाख रुपए बना सकता है अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों यह है कंपाउंडिंग का मैजिक। यह कंपाउंडिंग हमें सिर्फ स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है, किसी भी बिजनेस में इतना बड़ा अमाउंट नहीं बन सकता। पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग: ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल गोल्स, एनालिसिस, मार्केट नॉलेज, मेंटरशिप, रिस्क मैनेजमेंट एंड इमोशनल कंट्रोल। दीज आर वेरियस पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग। इनके बिना हम ट्रेडिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर हम इन पे अपना वर्क कर लेते हैं तो उसके बाद में ही हमें ट्रेडिंग के अंदर जाना चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग करना है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ढूंढना। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, पर हमें उनमें से वह स्टॉक ब्रोकर चूज़ करना है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें और जो यूज़र फ्रेंडली भी हो। हम जानते हैं कि हम जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक इसके साथ अगर ट्रेडिंग करनी है तो हमें उसको टाइम देना पड़ेगा, और इसके लिए हमें अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर हम इसको टाइम नहीं देंगे, किसी भी चीज़ को हम टाइम नहीं देंगे, तो वह हमें अच्छा प्रॉफिट बना के नहीं देगी। किसी भी ट्रेड में एंट्री से पहले हमें उसके एग्जिट का और उसके स्टॉप लॉसेस का पता होना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम यह नहीं जान पाएंगे कि हमें इस ट्रेड के अंदर कितना लॉस लेना है या हमें कितना टारगेट अचीव करना है। क्योंकि हम ट्रेड लेने के बाद में हमारे सामने कई चुनौतियाँ आती हैं, जैसे कि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, इससे हम इमोशनल हो जाते हैं और उसके अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एनालिसिस के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि हम 9 से 5 काम करने वाले लोग हैं और वीकेंड्स का सहारा लेते हैं रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए। इसके अंदर हम वीकेंड्स के ऊपर मार्केट के अंदर डेवलप हुए ट्रेंड के आधार पे अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और प्लान कर सकते हैं आने वाले वीक के लिए, ताकि हम अच्छी ट्रेड बना सकें। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक प्रॉपर गाइडेंस की और प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स अपना सकते हैं, जैसे कि एक यूट्यूब वीडियो देखना, या किसी बुक्स को पढ़ना, या फिर अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी रिश्तेदार से हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हमें उस काम की अच्छी नॉलेज मिल सके। क्योंकि ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस चलाने के लिए उसकी रिस्क फैक्टर को कम करना ज़रूरी होता है, उसके लिए अच्छी नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक अच्छे मेंटोर की, क्योंकि एक अच्छा मेंटोर ही हमें अच्छे से गाइड कर सकता है अपने एक्सपीरियंस से। उसका एक्सपीरियंस काम आएगा हमारे लर्निंग के अंदर, क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं और वो उसको कर चुके हैं। उनके एक्सपीरियंस से हम मार्केट के उतार चढ़ाव से बच पाएंगे
और अच्छे प्रॉफिट्स हासिल कर पाएंगे। जितना कि ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है रिस्क को मैनेज करके चलना। हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए और हमेशा अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट के एक स्मॉल पोर्शन को ही सिंगल ट्रेड में यूज़ करना चाहिए और हर एक ट्रेड का एक स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए, उसके लगा के चलना चाहिए, ताकि इससे हमारे पोटेंशियल लॉसेस होने का खतरा टल जाए, ताकि हमें बहुत बड़े लॉसेस ना हो। वैसे तो हम सभी इमोशनल होते हैं दोस्तों, लेकिन ट्रेडिंग के टाइम पे इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि जिससे हमारी ट्रेडिंग पे फ़र्क ना पड़े। हमें टाइम टू टाइम मेडिटेशन करना चाहिए और बचना चाहिए ऐसे डिसीजन से जो हम इमोशनल होके ले लेते हैं, क्योंकि इमोशनल होके लिया गया डिसीजन हमें लॉस के सिवा कुछ नहीं देगा दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।